55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मुझको थकने नहीं देता ये मशक्कत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये मशक्कत का पहाड़, मुझको बच्चे मेरे बूढ़ा नहीं होने देते। मेराज फैजाबादी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत मशहूर शेर है। कुछ सालों पहले, कुछ अर्सा पहले इस मुल्क में और दुनिया के बेशतर मुल्कों में बादशाह थी, बादशाहों की हुकूमत थी। दस्तूर ये था कि कोई शख्स जब बादशाह से कोई गुजारिश करने जाता, फरियाद करने जाता या किसी दूसरे काम करने के लिए जाता, तो अपनी हैसियत, अपने मिसाल के मुताबिक कुछ न कुछ नजराना नजर उसको पेश करता था। बादशाह को जमाना तो गुजर गया, न बादशाह रहे न बादशाह कर रहे, लेकिन उनकी जगह जमहूरी आवाम ने ले ली। अब आवाम ही बादशाह है, यानी सामाईन भी बादशाह है, नाज़रीन भी बादशाह है, मैं भी मेरे सामने बैठे हुए बादशाह हूं। मेराज फैजाबादी की इसी शेर में थोड़ी सी तरमीम करके पेश करता हूं कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़राफ़त का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये ज़राफ़त का पहाड़, मुझको सामी मेरा बूढ़ा नहीं होने देता। सामी, इससे पहले कि मैं ये मज़मून सुनाऊं, ये बात आपके कोशिश गुजार करना जरूरी समझता हूँ कि इस मज़मून की तैयारी में मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी, कर्नल मोहम्मद खान, डॉक्टर यूनुस भट्ट, अताउल हक हाशमी, के नारंग साथी, मुज्तबा हुसैन और उनके जैसे कई आसमानी मज़ाक के मवाजूम से भी रोशनी मुस्तार ली है। इसलिए अगर आपको ये लगे कि कहीं कोई फिक्रा या कोई लफ्ज आपका पढ़ा हुआ है, तो उसे आप इन रफ़ीउ शान शख्सियतों को अदब मज़ाक के एक अदना तालिब इल्म का ख्याल अकीदत समझिएगा। इन बावकार और यादगार मज़ानिगारों में मेयार तक तो नहीं पहुँच सकता, फिर भी मेरी कोशिश किस हद तक कामयाब रही है इसका फैसला आप कीजिए। एक बात और, कहीं कहीं पर मेरा कलम थोड़ा सा लहरा है, किसी साहब के दौर मेयार या जज्बात पर ठेस पहुंचे तो मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी का वास्तगार हूं। आइए शुरू करते हैं। मज़मून का अनुमान है वाह बुढ़ापा, वाह डब्ल्यू वाह बुढ़ापा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान मखलूक के लिए दुनिया में एक मखसूस मुद्दत तय कर दी है। पैदाइश से लेकर मौत तक वो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है और अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से पहले से ही काम करना शुरू कर देता है और उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। बात सिर्फ दिमाग की ही नहीं है, हमारे लिए तो हमारे जिस्म का हर एक पोर्शन कारआमद और कीमती होता है। एक बार चंद फलों और तरकारियों में इस बात पर बहस हो रही थी कि उनमें कौन इंसान के लिए कितना अहम और कारआमद है। भिंडी ने कहा
मेरी शक्ल इंसान की उंगलियों जैसी है। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर का दौर है। इतना ही नहीं, इंसान अपनी हर जरूरत और हर काम के लिए उंगलियों का मोहताज है। दीगर काम अगर ना भी हो तो मेरे बजाय इंसान ना तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, अपना कंप्यूटर। इसलिए मैं सबसे अहम हूँ। शेर कहने लगा, भी भिंडी, बात तुम्हारी सही है कि तुम्हारी शक्ल से चबाहट इंसान की उंगलियों से मिलती है, लेकिन ये भी तो देखो कि इंसानी जिस्म के दौरान खून ही उसे जिंदगी बख्शता है। हर रोज वो खून का मोहताज है और ये खून उसे दिल के जरिए मिलता है। मेरी शक्ल, सूरत और अंदर दिल से मिलती है, इसलिए मेरी अहमियत सबसे ज्यादा है। अखरोट ने शेर की बात काट दी। शेर, भाई बात तुम ठीक कहते हो और अपने आप को सबसे अहम बता रहे हो, लेकिन ये भूल गए कि इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा पर हुक्मरानी किसकी है? दिमाग की। दिमाग जब हुक्म देता है तभी हर रोज काम करता है। उसके अलावा दिमाग सबसे ऊपर है और यही बात उसकी बर्तरी की सबूत के लिए काफी है। मेरी शक्ल वो बहुत इंसानी दिमाग की सी है, इसलिए मैं सबसे अहम हूँ। केला शर्मा कर बोला, कोई और बात करो ना यार। बुढ़ापा पूछ कर नहीं आता, अंदर धक्के देने से जाता है। ये मशरिक में एंजियोग्राफी और मगरिब में एंजॉय का असली लोग समझा जाता है। ये आसानी से आता भी नहीं है। 60, 65, 70 साल तक आदमी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, दिन का चैन और रात का नींद हराम करता है, कब तक कहीं जाकर नखरे दिखाता हुआ आता है और इतना वफादार होता है कि मरते दम तक साथ निभाता है। उसकी आमद की सबसे बड़ी और पहली निशानी ये होती है कि हसीन लड़कियां अंकल कहकर बुलाने लगती हैं। बूढ़ा होना एक अलग चीज है, अब बूढ़ा दिखना एक अलग चीज। पुराने जमाने की कहावत है कि आदमी साठा तो पाठा, लेकिन मसला उनके लिए होता है जो साठा होने के बावजूद अपने आप को 40 का समझते हैं। इसीलिए मैंने मेहंदी लगाना बंद कर दिया। आप दूसरों को समझाते भी हैं। आज ये लोग किसके पट्टे हैं ये समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं। 58 साल की उम्र में हर सरकारी मुलाजिम को रिटायर कर दिया जाता है, पाओ कितना ही सेहतमंद और चाकचौबंद क्यों ना हो। उसका नतीजा ये होता है कि आदमी जिस्मानी तौर पर तो रिटायर हो जाता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर अपने आप को रिटायरमेंट समझने लगता है। कुंवर महेंद्र सिंह बेली साहब ने अपनी किताब यादों का जश्न में लिखा है कि बुजुर्ग 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिनकी बुजुर्गी पर तरस आता है और दूसरे वो जिनकी जिंदगी पर प्यार आता है। बुजुर्गों की अक्सरियत ऐसी होती है जिन्हें देखकर आदमी इबरत पकड़ता है, लेकिन उनमें ही से बात खुशनसीब बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आदमी इबरत के अलावा हर चीज पकड़ लेता है, मसलन दिल। आला औहदा पर फाइज सरकारी अफसरान जब रिटायर होते हैं तो कुछ दिन तक इस हकीकत को कबूल ही नहीं करते कि उनके इख्तियार के दिन बीत चुके हैं। उनकी सारी जिंदगी हुक्म चलाने और देने में बसर होती है। सलाम देने की आदत उनकी फितरत में रच बच जाती है। हम एक ऐसे सरकारी अफसर से वाकिफ थे जो कब्रिस्तान में अपने मरहूम वालिदैन को फातिहा के लिए जाते तो गेट में दाखिल होते ही सुनते हुए अस्सलाम वालेकुम के आगे कबूल कहने के बजाय कहते वालेकुम अस्सलाम देते रहिए। अब वो खुद भी वहीं जाकर बैठ गए। रिटायर्ड बूढ़ों की जिंदगी की 2 ही खूंटियां हैं जिन पर वो टंगे रहते हैं, एक बीवी, दूसरी पेंशन। जिस दिन पेंशन होती है उस दिन उनको अपनी बेबी की उम्र से 2-4 साल कम नजर आती है। पेंशन वाले कितने अच्छे। और जैसे जैसे पेंशन की रकम खर्च होते जाती है वैसे वैसे बेबी की उम्र बढ़ती जाती है। वैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम कर लिया गया है कि हमको दूसरे की बेबी अपने वाली से हमेशा कम उम्र ही लगती है। फिराक गोरखपुरी और साहिर
होशियारपुरी कहीं जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई। एक होटल में कयाम किया। साहिब साहब होटल के रजिस्टर में तफसील लिखवाने लगे। एक कलम था पेशा। उन्होंने फराज साहब से पूछा, अपना पेशा क्या लिखवाऊं? फराज साहब ने कहा, माशूक लिखवाओ। साहिब बोले, अमा कहाँ की आशिकी और कहाँ की माशूकी? कोई बात नहीं। फराज साहब ने मशवरा दिया, आगे पेंशन याफ्ता पढ़ा लो। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है, हिंद के शायर सूरत गल अफसाना नवीस, हिंद के शायर सूरत गल अफसाना नवीस, आंख इशारों के आसाब पे औरत है सवार। सादा रसम मंटो ने सिया हाशिए में लिखा है कि मर्द के आसाब पर औरत ने के हाथी घोड़े सवार हो गए। उस जमाने में लड़के इतने आशिक मिजाज होते थे कि औरत का एक्सरे भी दिखाया जाता था तो आशिक हो जाते थे। आप हमारे हाजी साहब को देख रहे हैं, मुख्तार हाजी, अपनी जवानी में ये उतने ही जवान के जितने होने चाहिए थे, अब बुढ़ापे में भी उतने ही बुढ़े जितने होने चाहिए। रस्म दुनिया मौका दस्तूर और रवाज के मुताबिक ये भी एक आप लड़की पर आशिक हो गए। पहले आंख मटक्का हुआ, फिर इशारे होने लगे, अब फिर खतों का तबादला। बशीर बल ने कहा है कि पढ़ाई लिखाई का मौसम गया, पढ़ाई लिखाई का मौसम गया, किताबों में खत आने जाने लगे। दोनों दरख्तों के नीचे आम मुतौले खेलने लगे, लेकिन कबड्डी खेलने का मौका आने से पहले ही महबूबा दिलनवाज शहर छोड़कर चली गई। हाजी साहब काफी दिनों तक इधर उधर मुंह लटकाए फिरते रहे, फिर घर वालों ने निकाल के खूंटे पर लटका दिया। आज भी लटके हुए। कुछ अर्सा पहले किसी जरूरत से पुरानी कागजात खंगाल रहे थे कि एक बोसीदा सा लिफाफा हाथ में आ गया। खोल कर देखा तो 25 साल पहले उनकी चिट्ठी के जवाब में उनकी महबूबा ने जो खत भेजा था वही था। अभी भी हल्की सी महक आ रही थी। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए। अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पर दाने निकल आए। हाजी साहब दिल पकड़ कर तड़पने लगे। एक तीर दिल में मारा के सीने के हाय हाय, एक तीर दिल में मारा के सीने के हाय हाय। वो चिंगारी में दब गई थी, फिर से भड़कने लगी। माजी के कोई नजर से बुलावे और सदाएं आने लगी। कई हफ्तों तक कर्नल फरीदी की तरह खुफिया तहकीक करते रहे। आखिर पता चला कि उनके देरीना महबूबा झुमरी तलैया कर रहती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। उन्होंने रफ्त सबर बांधा, बेगम से कहा कि मैं 10 दिन की जमात में जा रहा हूं और शहरियार का रुख किया। महबूबा के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। एक उम्र दराज खातून ने दरवाजा खोला और सवालिया नजरों से उन्हें देखा। कौन है आप? हाजी साहब ने कहा, जी मैं मालेगांव से आया। अच्छा आइए। हाजी साहब ने समझ लिया यह खातून वालदाए महबूबा है। खातून ने ड्राइंग रूम में बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, फिर पूछा, कहिए कैसी जहमत की आपने? हाजी साहब ने रुकते कहा, मैं और आपकी साहबजादी 1968 में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। हाजी साहब ने कहा, मैं और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा ठीक है, फिर अब आप क्या चाहते हैं? मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो बहुत मुश्किल है। वैसे मैं ये समझी थी कि आप अपने प्यार की पेंशन लेने आए हैं। बूढ़ों को बनती और खानदानी मंसूबा बनती दोनों की जरूरत नहीं होती, मगर नजर और नियत फिर भी खराब रहती है। एक मंजिल ऐसी आती है जब सब लड़कियां एक जैसी लगने लगती हैं, मतलब एक अच्छी लगती है। हमारे जहर मुझे साथ में उसकी उम्र के हैं,
हमारे जहर साहब उम्र के उसी मंजिल पर है। कुछ अर्सा पहले बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। जिस वार्ड में थे उसमें एक लेडी डॉक्टर की ड्यूटी थी, बड़े खूबसूरत और स्मार्ट। मरीजों से उसका स्लोक भी बहुत अच्छा था। वही जहीर साहब को ट्रीट करती थी। एक दिन उसने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और जहीर साहब को डांटने लगी, आप बहुत लापरवाही करते हैं, वक्त पर दवा नहीं लेते, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल दोनों ज्यादा है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। वो उन्हें बिल्कुल इसी तरह डांट रही थी जैसे कोई बेटी या बहू अपने बुजुर्ग को डांटती है। इतने में एक नर्स ने आवाज दी, डॉक्टर सिद्रा जरा यहाँ ये प्लीज इस मरीज को देखिए। डॉक्टर सिद्रा वहां चली गई। जहीर साहब के छोटे साहबजादे उनकी देखभाल के लिए साथ थे। उनके दिल में गुदगुदे होने लगे। मौका पाकर उन्होंने जहीर साहब से कहा, आपको डॉक्टर सिद्रा अगर हमारे घर आ जाए कितना अच्छा हो जाए, आपको वक्त पर दवा पिलाएंगी, आपका ख्याल रखेंगी, आपकी देखभाल करेंगी। जहीर साहब ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर एक तो मेरी अब उम्र नहीं रह गई है, दूसरे तुम्हारी अम्मा भी नहीं मानेगी। पहले जमाने में दस्तूर था कि निकाह के बाद रुखसती पर लड़का अपने सास सालियों और दीगर ससुराली खवातीन को सलाम करने जाता तो पर्दे के आड़ से उसको जवाब दिया जाता था। जहीर साहब के उनके एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कई शादियां की, दो तो बाल मुकम्मल सफेद होने के बाद की। किसी ने पूछा, जनाब आपको इतनी शादियां करने की क्या जरूरत है? कहने लगे, रुखसती के वक्त जब सलाम के लिए बुलाया जाता हूँ और कहा जाता है कि पर्दा कर दो ज़्यादा आ रहा है, ये सुनते ही मेरी हर रगों में तरावट और शामानी की लहर दौड़ जाती है, बस वही सुनने के लिए शादी करता हूँ। 2008 में रिटायर हुआ और 2009 में मैंने MSc IT किया अपने प्राइवेट कंप्यूटर से। इम्तिहान के लिए काबिल कंप्यूटर्स भाई साहब का इम्तिहान में काबिल कंप्यूटर्स को सेंटर बनाया गया। 40 के करीब उम्मीदवार थे, जिनमें निस्फ लड़कियां थी। हमारे मुख्तार यूसुफ साहब के बड़े भाई मुश्ताक यूसुफ साहब मरहूम सुपरवाइजर थे। ऑनलाइन इम्तिहान हुआ। मुकर्ररा वक्त में 50 के करीब सवालों के जवाब क्लिक करने थे। स्क्रीन पर 4 ऑप्शन रहते थे। रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता था। वक्त खत्म हुआ। 15-20 मिनट के बाद यूसुफ साहब ने आकर ऐलान किया, लड़कियों में फर्क लड़की अव्वल आई है, उसके 76% मार्क्स हैं, और लड़कों में उस्मान मेरे इफ्कस अव्वल है, उनके 78% मार्क्स हैं। मैंने हाथ उठाकर कहा, सर मैं कभी और इम्तिहान दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बूढ़ों के ही कसीदे क्यों पढ़ रहा हूँ, बूढ़ियों का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या आपका बूढ़ी नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन अक्सर उनके ऊपर जवानी वाले ही रहती है। मुश्ताक यूसुफ शाह ने शेरियारा में लिखा है कि किसी आलमी तकरीब में सदारत उनके जिम्मे थी। जब वो अपनी अहलिया के साथ जलसागाह में पहुंचे तो देखा कि पर्ची नशिस्त का इंतजाम है और मोहम्मद इफराद और ऐसे लोग जो फर्श पर नहीं बैठ सकते उनके लिए साइड में कुर्सियों का भी इंतजाम है, लेकिन उन तमाम कुर्सियों पर खवातीन का कब्जा था। मुंतजिम ने यूसुफ साहब से कहा कि अब आप ही कुछ कीजिए। मुंतजिम ने कई बार ऐलान किया कि जो खवातीन कुर्सियों पर बैठी हैं वो नीचे तशरीफ लाएं, लेकिन कुर्सियों पर बैठी हुई औरतों पर कोई असर नहीं पड़ा। मुंतजिम ने यूसुफ साहब से कहा कि आप ही कुछ कीजिए। यूसुफ साहब माइक पर आए और ऐलान किया, देखिए ये कुर्सियां उन खवातीन के लिए हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। ये कुर्सियां उन खवातीन के लिए है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। अब जिनकी उम्र 40 साल है, 40 साल से ज्यादा है, वो बैठे रहे, और जिनकी 40 से कम है वो नीचे आ जाए। जितनी औरतें थी सबके सब नीचे आ गई है, जितनी औरतें थी सब नीचे आ गई, सिर्फ एक खातून बैठी रही।
यूसी साहब ने गौर से देखा तो उनके आइडिया थे। आपने खबरें पढ़ी होंगी और टीवी पर देखा भी होगा कि पिछले दिनों मुल्क के कई इलाकों में बारिश और सैलाब का दौर था। यूपी का इतिहास के सैलाब की तरफ आ गए, दीगर इलाकों से रास्ता टूट गया, बहुत से लोग फंस गए। उन्हें निकालने के लिए हमारे यहाँ मच्छरों की तरह के हेलीकॉप्टर लाना पड़ा। हेलीकॉप्टर ने कई फेरे में लोगों को निकाला। एक बूढ़ी औरत को महफूज मुकाम पर पहुंचाने के बाद पायलट जब वापस होने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, हमरे खसम कभी निकाल रही हो, हमरे खसम कभी निकाल रही हो। बहुत हंसे हैं। पायलट ने तसल्ली दी, हाँ मौसी, जरूर निकालेंगे। उनका नाम क्या है? गौर से सुनिएगा लतीफे को। उनका नाम क्या है? उनका नाम मितवा है। उनका नाम मितवा है। अच्छा, उनकी शक्ल सूरत कैसी है? वो ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे सी है। गांव की एक दूसरी औरत वहीं खड़ी थी। उसने मौसी की बात सुनी तो चौंकी। कहा बोला तो मौसी, अपने मितवा भैया तो मोटे गंजे काले सी है, उनके तो इतनी बड़ी तोन भी है। अब तुम बोले तो ऊंचे पूरे गोरे चिट्टे हैं, ये कहा है? मौसी ने बड़े इत्मीनान से कहा, हम कहीं जब ला ही रहे हैं तो जूना पुराने लावे वजह नवा लगोर का आईना बना लिया जाए। आपने बाबा भी तो यही किए ना। बुढ़ापे की बीमारी और बुढ़ापे इश्क दोनों बाइसे इबरत भी होते हैं, कभी कभी बाइसे दुख भी। मैं यहाँ थोड़ी सी तफसील में जाना चाहूंगा। सितंबर 1993 में इसकस के कयाम को 50 साल पूरे हो गए थे। चंडीगढ़ पंजाब में एक शानदार जश्न मनाया गया। हमने भी शिरकत की। हमारे हारून मियां साहब, हारून हुसैन साहब, शौकत अली साहब और नयापुरा के जहीर गुड्डू साथी वो भी इंतकाल कर रहे हैं। और मैं मनमाड़ से बाहर चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन न थी। रात 2:30 बजे दिल्ली पहुंचे, बाकी रात स्टेशन पर गुजारी। अशोक चंडीगढ़ के ट्रेन पकड़े और 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ में हमारे मेहमान इसकस पंजाब के सदर मनिंदर सिंह थे। कई फैक्ट्रियों और कारखानों के मालिक, बड़े यादवार मिलनसार थे। चंडीगढ़ से शिमला सड़क के रास्ते 100 किलोमीटर था। हमने प्रोग्राम ऐसा बनाया था कि 2 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और वहां से शिमला घूम आएंगे। कयामगाह में सारा सामान का जरूरत के मुताबिक साथ लिया और बस के जरिए शिमला पहुंच गए। पहले दिन काफी पुलिस से गुजरा। जो लोग शिमला गए हैं उन्हें मालूम होगा कि पहाड़ी पर वाकई शहर के वस्त में एक चौड़ी सड़क है जिसे माल रोड कहते हैं। रात के वक्त हम लोग उसी माल रोड पर तिलाया गर्दी कर रहे थे। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग थी, उस पर एक डिस्प्ले बोर्ड था जिस पर खबर चल रही थी। महाराष्ट्र के शहर लातूर में ज़लज़ले का जबरदस्त झटका, लातूर में ज़लज़ला आया था, सैकड़ों की हलाकत का अंदेशा। मैंने सब लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाई। हम लोग दूसरे दिन चंडीगढ़ वापस आ गए। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि महाराष्ट्र में ज़लज़ले की वजह से सारे कल्चरल प्रोग्राम मंसूख कर दिए गए हैं। 3-4 दिन का जश्न था, लेकिन सारे कल्चरल प्रोग्राम मंसूख कर दिए गए। सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी। हमें भी अपने वापसी का प्रोग्राम बदलना पड़ा। अपना पुराना ट्रेन रिजर्वेशन चेंज करना था। हमारा ख्याल था कि काम दिल्ली में ही हो सकेगा। मनिंदर साहब का जिक्र तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चंडीगढ़ में भी ये काम हम कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी की आवाज दी और कहा कि मेरे साथ वो रेलवे स्टेशन चला जाए। ये 80-82 साल के बुजुर्ग थे। उनका नाम गुरबचन सिंह था। रिटायर्ड फौजी थे, इसलिए सेहत अभी भी अच्छी थी। लोग उन्हें बाबे कहते थे।
स्टेशन पहुंचकर मैंने कार्रवाई मुकम्मल की और दिल्ली से मनमाड़ का कंफर्म टिकट मिल गया। वापसी में बाबे ने कहा कि बाबूजी, अगर आप इंतजार ना हो तो मैं डॉक्टर के पास हो लूँ, रास्ते में दवाखाना है, मुझे कई दिनों से पेशाब में तकलीफ है। मुझे क्या एतराज हो सकता था। एक जगह बाबे ने रिक्शा रुकवाया, एक छोटे दवाखाने में काफी लोग हैं, मैं तो उनके साथ गया। काफी बड़ा कमरा था, दरमियान में प्लाईवुड लगाकर तो उसको पार्टीशन लगाकर वो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पार्टीशन के आगे वाले हिस्से में मरीजों के बैठने का इंतजाम था, जहाँ कई मरीज सबसे बैठे थे, कई औरतें थी और दूसरी तरफ डॉक्टर बैठा था। वहीं एग्जामिनिंग टेबल भी था। डॉक्टर मरीजों का मुआयना कर रहा था। प्लाईवुड का पार्टीशन होने की वजह से अंदर होने वाली बात साफ सुनाई देती थी। कुछ देर बाद दावे का नंबर आया, उठकर अंदर गए। डॉक्टर ने पूछा, कहिए दादाजी क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि कई दिनों से पेशाब में तकलीफ है पुत्र, जलन भी हो रही है। डॉक्टर कहा ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ देर खामोशी रही, फिर डॉक्टर की आवाज आई, बाबाजी आपके टेस्टिकल ग्लैंड्स खराब हो गए, निकालना पड़ेगा। टेस्टिकल ग्लैंड्स निकालना पड़ेगा। बाबा की समझ में नहीं आया कौन सा क्या मतलब है इसका। डॉक्टर ने कहा वो पेशाब की गोलियां बाबाजी, पेशाब जहाँ जमा होता है ना वो गोलियां, दोनों गोलियां खराब हो गई हैं, निकालना पड़ेगी। कुछ देर खामोशी रही, फिर बाबा जी की मरी से आवाज आई, निकाल ले पुत्र निकाल ले। जब बंदूक की काम नहीं कर रही तो क्या कर बाहर बैठे हुए मर्दों के टहकाओं से सड़क पर चलते हुए लोग रुक गए और औरतें जितनी उठ के भागे। साठ के बाद आदमी के हर सिस्टम की फंक्शनिंग सुस्त होने लगती है। उमंगें, आरज़ुएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कम होने लगती है। जज्बात, ख्यालात, एहसासात, माकूलात, नामाकूलात और मुतल्लक़ात जवाब देने लगते हैं। पाकिस्ती और पाकिदा महरूमियत शिद्दत से याद आने लगती है। हमारे सुबारी साहब ने उम्र के 60 देख चुके हैं, एक का नंबर लगा है। हमारे सुबारी साहब ने उम्र के 60 देख चुके हैं। गैर महसूस तरीके पर उनके भी सिस्टम कमजोर होने लगे। इब्तिदा हाजमे से हुई, गुज़श्ता दिन उनके पेट में दर्द होने लगा। पहले तो उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, चूरन वगैरह खा लिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। 2-3 डॉक्टरों को बताया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। होता यह था, उन्हें बार बार हाजत महसूस होती थी। लेटरिन में जाते थे लेकिन कुछ बरामद नहीं होता था, हवा भी नहीं निकलती थी। लेटरिन के चक्कर काटते काटते इतने परेशान हो गए कि तंग नागा पैंट छोड़कर लुंगी पहनने लगे। किसी ने मशवरा दिया कि डॉक्टर के बजाय किसी हकीम से इलाज करवाओ। सुबानी साहब एक नामी गिरामी हकीम के पास पहुंचे। उनके बारे में मशहूर था कि मरीज की नब्ज पर हाथ रखते ही वो मर्द की सारी कैफियत और मरीज के सारे करतूत बयान कर देते। अपने करतूत सुनने वालों की काफी भीड़ थी। नंबर आने पर सुबानी साहब भी अंदर गए और हकीम साहब को बताया कि उनके पेट में कई दिनों से तकलीफें कम नहीं हो रही है। हकीम साहब ने पेट को दबाकर सहलाकर फिर तबला बजाकर देखा। उनके माथे पर शिकने नमूदार हो गई। सुबानी साहब को तशवीश हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात हकीम साहब, खैरियत तो है? हकीम साहब ने कहा कि हुजूर, जो अशिया महतैयात आप अपने दहन मुबारक के रास्ते गजा की शक्ल में चक्के दंदा में पीस कर रोज़े हलफ से सूए शिकम रवाना करते हैं, वो मैदे में हमारे निज़ाम से गुजरने के बाद डालने निज़ाम अखराज के साथ रवाना होती है। लेकिन मखरूज होकर बैतुल खुदा के फुसला की मखलूक़ जायदा खुद करने के बजाय हमारे मुस्तक़ीम में कहीं क़याम करके एक अफ़साद नामज़दगी दाखिल करके बुखारात और अफरात पर मुस्तमिल मजलिस से कायमा की सदारत करने लगती है। ये अमल जारी और सारिया और ज़ेर दौरा होने की वजह से मसनून बुखारात दिमाग का मायने परवास है।
अंदरूनी दो यम से उनके इंतकाल ज़मानी और मकानी हो रहा है। इसी सबब से आगे शिकम मुबारक में ऐसी आग लगी है कि महकमा का एक बल्दिया के महकमे आतिश फर्म भी उसे बचाने के चक्कर में मादी ने शिकार से गुजरती हो जाएगा। इसी सदारत वजह से आप पर इस मुसीबत का नज़ूल है, यानी सदारत आपकी मुसीबत भी आपकी। तो समझ में आया? मैं भी ये अल्फाज कहीं पढ़ता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता। आप ये गौर कीजिए कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ समझते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। हकीम साहब ने कहा जो आशियाए मातरिया आप अपने दहन मुबारक के रास्ते ग़िज़ा की शक्ल में चक्कीय दंता में पीस कर रोज़न हलब से सूए शिकम रवाना करते हैं। वो मेले में अमल निज़ाम से गुजरने के बाद दहाने निज़ाम इक़रार की तरफ रवा दवा होती है। इस्तिलाह का बात फरमाइएगा। रवा दवा होती है लेकिन मखरूज होकर बैतुल-खला की तरफ की बैतुल-खला में ज़र्फ़ फुज़ला की मक़बूला जायदाद पुर करने के बजाय अमाए मुस्तक़ीम में कहीं क़याम करके एक अदख़ाल नामज़दगी दाखिल करके बुखारात अफ़राद पर मुश्तमिल मजलिस क़ाइमा की सदारत करने लगती है। ये अमल जारी व सारी और ज़ेर दौरा होने की वजह से मसमूम बुखारात दिमाग की तरफ माइल परवाज़ हैं और अंदरून दो याम से उनका इंतकाल ज़मानी और मकानी हो रहा है। इसी सबब से आपके शिकम मुबारक में ऐसी आग लगी है कि बल्दिया का महकमा आतिश फर्म भी उससे बुझाने के चक्कर में मानवीन शिकार से गुजरती हो जाएगा। आपकी इसी सदारत की वजह से आप पर इस मुसीबत का नज़ूल है, यानी सदारत आपकी और मुसीबत भी आपकी। सुभान साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे अदीब और कलाकार हैं, लेकिन हकीम साहब की चिंताती ज़बान सुनकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने सहमी की आवाज़ में कहा, हकीम साहब आप मर्ज़ की कैफियत बयान कर रहे हैं, मेरे मग़फ़िरत के लिए यासीन पढ़ रहे हैं। हकीम साहब ने तसल्ली दी, फिक्र ना कीजिए, इंतकाल आपका नहीं, आपके पेट में मौजूद बुखारात का हो रहा है जिसे गैस कहते हैं, आपको कब्ज़ हो। सुभान साहब ने इत्मीनान के साथ अब हकीम साहब ने कहा आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? सुभान साहब ने कहा 2 किलोमीटर। हकीम साहब ने कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया, एक शीशी से 4 चम्मच दवा निकाल के एक कटोरी में डाल दी। आप फिर पूछा गाड़ी से आए हैं चलकर? बोले बेटे के साथ उसी गाड़ी पर आया हूँ। हकीम साहब ने फिर कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया, थोड़ी सी दवा कटोरी से वापस निकाल दी। पूछा घर कौन सी मंजिल पर है? सुभान साहब ने जवाब दिया जी ग्राउंड फ्लोर पर। हकीम साहब ने कैलकुलेटर और फिर कुछ हिसाब किया और थोड़ी सी दवा कटोरी से वापस निकाल ली। उसके बाद आखिरी सवाल किया, लेकिन घर के पीछे वाले हिस्से में या दरमियान में? जी पीछे वाले हिस्से में। हकीम साहब ने फिर कैलकुलेटर पर हिसाब किया, थोड़ी सी दवा कटोरी से निकाली और कहा अब पहले फटाफट मेरी दवा के पैसे निकालिए, उसके बाद खटाखट की दवा खाइए और घर की तरफ भागिए। घर की तरफ भागिए, लेकिन याद रखिए रास्ते में आपको कहीं भी रुकना नहीं है, किसी हालत में नहीं रुकना है, कुछ भी हो जाए 1 सेकंड के लिए रुकना नहीं है, और घर पहुंचकर मुझे फोन कीजिए। सुभान साहब निकल लिए। आधे घंटे बाद हकीम साहब का फोन आया। हकीम साहब ने फोन उठाया, कहिए सुभान साहब क्या हुआ? उधर से नहीब सी आवाज आई, हकीम साहब आपकी दवा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम 2 सेकंड से हार गए। हम 2 सेकंड से हार गए। हकीम साहब ने पूछा क्यों, क्या हुआ? सुभान साहब ने जवाब दिया, आपने लुंगी उठा लिया, टाइम कैलकुलेट नहीं किया। बुढ़ापे का इश्क बड़ा चाकू होता है। ऐसे जायबुल मियाद बूढ़े जिन्हें म्यूजियम में जगह नहीं मिलती, जब आशिकी के दावेदार होते हैं तो नौजवान आशिकों की समझ में नहीं आता कि मुंह छुपाए या मुंह पीटे। ऐसे इश्क
बल्कि उसूल की सबसे बड़ी मिसाल एज गुज़श्ता के मशहूर शायर जोश मिलियावादी मरहूम है। यादों के बरात उन्होंने अपने 28,000 इश्कों की दास्तानें चटखारे दे देकर, बल्कि चटखारे दे देकर बयान की है। उनके 29वें इश्क की कहानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी शाम शेखियाना ने सुनाई है। उसके मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 80 साल की थी और उनकी महबूबा की नवाज उनसे 55 साल छोटी थी। मैं इसके बरात है तफसीर यहाँ बयान नहीं करूँगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। बुढ़े आशिक में सिर्फ खूबियाँ नहीं होती, कुछ खूब सिर्फ खराबियाँ नहीं होती, बल्कि कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो बेचारा बेजरा होता है, बेतलब होता है, बावफा होता है, इश्क में बावला होता है और जल्दी मर जाता है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने महबूबा से इश्क करता है। अक्सर बूढ़े अपनी बीवियों से भी महबूबा जैसा इश्क करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उम्र की इस मंजिल पर उन्हें सिर्फ ज़ौजा नहीं बल्कि ज़ौजे मातरनुमा की ज़रूरत होती है। जो साल की उम्र के जवान बुजुर्ग की अहलिया का इंतकाल हो गया, 55-60 बरस का साथ था, अचानक टूट गया। कुदरती बात थी, बेहद रंजीदा हुए। कई महीने गुजर गए, धीरे धीरे सब्र आ गया। जब सब्र जरूरत से ज्यादा हो गया तो तन्हाई सताने लगी। अपने हम उम्र बूढ़ों से तन्हाई का शिकवा करने लगे। दोस्त मंशा समझ गए, आप बासी काली को चूल्हे पर रख दिया, यानी मशवरा दिया कि दूसरी कर लो। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या दौड़ धूप करूं, तुम ही लोग कहीं पर मामला तय कर लो। दोस्तों ने 25-26 साल की एक तेज तर्रार और स्मार्ट लड़के को उनकी तरफ से निकाह का पैगाम दे गए। लड़की को जब ये मालूम हुआ कि जिसका पैगाम आया है उसकी उम्र लगभग 80 साल की है, तो उसे बेहद गुस्सा आया और तनतनाती उनके पास आई तो बहनों को सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे शादी का पैगाम देते हुए? अपनी उम्र देखी है, सारे बाल सफेद हो गए हैं, आधे पड़ चुके हैं, हाथ पांव कांपते हैं, गर्दन झुंझुनी की तरह हिलती है, सारे आधा एक्सपायरी डेट से भी ओवर हो चुके हैं, तो मुझे पैगाम दे रहे हो? बुजुर्ग बेचारे चुपचाप सर झुकाए खामोशी से सुनते रहे। जब वो दम लेने के लिए रुकी तो आहिस्ता से बोले, मोहतरमा आप बचा फरमाती हैं, बिल्कुल सही है, मेरे सारे बाल सफेद हो चुके हैं, आधे उड़ चुके हैं, हाथ पांव में राशा है, गर्दन झुंझुनी की तरह हिलती है, सारे आधा एक्सपायर हो गए। लेकिन आप यकीन कीजिए, जब हंगामी हालात होते हैं और जंग का ऐलान होता है तो सब मिलकर अपना एक निर्णय चुन लेते हैं। अहमद फराज ने कहा है, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब थोड़ा लहजा बदल के देखते हैं। दोस्तों, ये तो सब हंसने हंसाने की बातें थी, वरना हकीकत ये है कि चंद खुशनसीब बूढ़ों को छोड़कर हर बूढ़ा आदमी तन्हा होता है, वो चाहे उसका एहसास करे या ना करे। पीढ़ी में कोई ऐब हो या ना हो, एक ऐब ऐसा है कि सब पर भारी है, वह नॉस्टैल्जिया, याद माजी। नाफाए माजी की महंगा जब यादों की 10 मिनट दीवानी घूमने लगती है तो बूढ़ा आदमी खुद भी दीवाना हो जाता है। बुढ़ापे में आदमी अपनी मंजिल नागज़ीर और नामकसूद की तरफ बढ़ने के बजाय उल्टे कदमों उसी तरफ जाता है जहाँ से सफर का आगाज किया था। पीढ़ी में माजी अपनी तमाम तर मूलिक रानाइयों के साथ जा होता है। बूढ़ा और तन्हा आदमी एक ऐसे खंडर में रहता है जहाँ भरी दोपहर में चिरागा होता है, और जब रोशनियां बुझाकर सोने का वक्त आता है तो यादों के फानूस जगमग जगमग रोशन होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनकी रोशनी तेज होती है, खंडर के जाले, दराने और भंडारपन उतना ही उजागर होते जाते हैं। बूढ़े आदमी की सबसे बड़ी खराबी उसका माजी होता है, जब बुराई नहीं बोलता। इसलिए दोस्तों, इस सायत नायाब और लम्हे कामयाब की कदर कीजिए। जिंदगानी की राह खुरखार पर चलते हुए, मशक्कत की कड़ी धूप में जलते हुए, इन शगुफ्ता महफिलों के घने दमसार सायों में दम लेते हुए हमारा मिलकर यूं ही चलते रहे, बढ़ते रहे, यहाँ तक कि राह खत्म हो जाए और हम अपने साथ चलने वालों और अपने पीछे आने वालों की निगाहों से ओझल हो जाए हमेशा के लिए। वह अब्बा वजह रब का जलाल व इकराम। शुक्रिया।
95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।